ओला इलेक्ट्रिक के Q1 रिजल्ट्स आ गए और स्टॉक में आई है बड़ी गिरावट। 10 अगस्त को स्टॉक में एक बार फिर से बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ शेयर गिरने की नहीं है। यहाँ कई सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर बाजार ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। Q1 में जो लॉस है वो 500 करोड़ रुपए से घटकर 336 करोड़ रुपए हुआ। ऑर्डर्स और डिलीवरीज करीब दोगुने हुए और मार्केट शेयर भी 5.1% से बढ़कर 8.4% तक पहुंच गया। फिर भी रेवेन्यू 45% गिर गई है और ब्रोकरेजेस लगातार सेल की राय दे रहे हैं। एमके का टारगेट सिर्फ 30 रुपए, सिटी का सिर्फ 26 रुपए, कोटक का महज 20 रुपए। ऊपर से टीवीएस, बजाज, हीरो और एथर की बढ़ती कंपटीशन, कैश बर्न और एग्जीक्यूशन की चिंता अलग। तो क्या ओला इलेक्ट्रिक के अच्छे दिखने वाले नंबर्स के पीछे अभी भी बड़ी परेशानी छिपी हुई है? ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही एनालाइज करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने वित्त वर्ष 2027 के Q1 को लेकर के किस तरीके के रिजल्ट्स पेश किए हैं और ब्रोकरेजेस अब इस रिजल्ट को किस तरह देख रही हैं, बाजार इस रिजल्ट को किस तरह देख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में Q1 वित्त वर्ष 2027 के नतीजों के बाद एक बार फिर से दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। कंपनी के नतीजों में कुछ नंबर्स ऐसे जरूर हैं जो पहली नजर में रिकवरी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी इस रिकवरी को लेकर पूरी तरह कन्विंस नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि सिटी हो, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हो और अब एमके ग्लोबल जैसी ब्रोकरेजेस ने स्टॉक पर कॉशियस स्टैंस को बरकरार रखा है। यानी लगभग सभी बड़े ब्रोकरेजेस अभी भी इस स्टॉक को लेकर के सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अब अगर 10 अगस्त की बात की जाए तो कारोबार में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक बीएसई पर शुरुआती कारोबार में 6% से ज्यादा की गिरावट दिखाकर 38 रुपए 58 पैसे तक पहुंचा। हालांकि सुबह करीब 9 बजे के आसपास का ये आंकड़ा है। अगर हम 12 बजे के आसपास की फिगर देखें तो स्टॉक में लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट थी और ये 39 रुपए यानी लगभग 40 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखा। अब सवाल ये कि वित्त वर्ष 2027 के Q1 रिजल्ट्स में ऐसा क्या रहा कि एक तरफ कंपनी के वॉल्यूम्स में मजबूत सीक्वेंशियल रिकवरी दिख रही है, मार्केट शेयर बढ़ा हुआ है, लॉस भी कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक पर लगातार दबाव भी बना हुआ है। यानी यहाँ पर बाजार को नतीजे पसंद नहीं आ रहे हैं, जबकि कंपनी जो है वो रिजल्ट्स में दिखा रही है कि उसका लॉस कम हुआ है। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक ने जून 2026 तिमाही में 336 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का घाटा 428 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च क्वार्टर यानी Q4 FY26 में नेट लॉस 500 करोड़ रुपए रहा। यानी सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पर लॉस कम हुआ है, लेकिन कंपनी अभी भी 336 करोड़ रुपए के बड़े घाटे में नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चिंता रेवेन्यू को लेकर के है। वित्त वर्ष 2027 के Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 455 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 828 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 45% कम है। हालांकि कुछ डेटा प्लेटफॉर्म्स पर इसी क्वार्टर का रेवेन्यू करीब 484 करोड़ रुपए भी दिखाई देता है, लेकिन कंपनी की रिपोर्टेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू फिगर 455 करोड़ रुपए ही रही। यानी हेडलाइन नंबर्स को देखें तो लॉस कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू अभी भी काफी कमजोर है। और यही वजह है कि एनालिस्ट इस रिकवरी को लेकर काफी कॉशियस हैं, काफी सावधानी बरत रहे हैं। अब अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ तस्वीर जरूर बेहतर दिखाई दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसके रजिस्ट्रेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 97% बढ़ गए हैं। इसके मुकाबले बॉर्डर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट की ग्रोथ करीब 17% रही है। यानी ओला की रजिस्ट्रेशन ग्रोथ इंडस्ट्री से काफी ज्यादा तेज। अब मार्केट शेयर भी Q4 FY26 के 5.1% से बढ़कर Q1 FY27 में 8.4% तक पहुंच गया है। ऑटो रेवेन्यू में भी सीक्वेंशियल बेसिस पर 72% की बढ़ोतरी दिख रही है, 72%। ऑर्डर्स की बात करें तो पिछले तिमाही के करीब 22,522 यूनिट्स के मुकाबले Q1 FY27 में ऑर्डर्स लगभग दोगुने होकर करीब 44,000 यूनिट्स तक पहुंच गए। डिलीवरीज भी 20,256 यूनिट से बढ़कर करीब 39,200 यूनिट्स हो गई। तो नंबर्स में रिकवरी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन बाजार का सवाल यही है कि क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है, क्या ये रिकवरी जो है वो टिकेगी, ये मार्केट पूछ रहा है। क्योंकि एक क्वार्टर में वॉल्यूम्स का रिबाउंड होना और अगले कई क्वार्टर्स तक लगातार ग्रोथ बने रहना दोनों अलग अलग बातें होती हैं और ओला इसी कंफ्यूजन के बीच में फंसा हुआ है। अब इसी पॉइंट पर ब्रोकरेजेस का एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सबसे पहले एमके ग्लोबल की बात करते हैं। एमके ग्लोबल ने ओला इलेक्ट्रिक पर अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और 30 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक Q1 FY27 में वॉल्यूम्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 93% की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इस रिकवरी की सस्टेनेबिलिटी को लेकर अभी भी भरोसा नहीं बन पाया है। इसलिए आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम और मार्केट शेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अच्छा, एमके के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर FY26 Q4 के मुकाबले 5% बढ़कर FY27 Q1 में 8.3% से 8.4% तक गया। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी अपनी कैपेसिटीज तेजी से बढ़ा रहे हैं। टीवीएस मोटर, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। वहीं एथर का AURIC प्लांट भी Q3 में ऑपरेशनल होने की उम्मीद में है। ऐसे में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में कंपटीशन और ज्यादा तेज हो सकता है। यानी ओला इलेक्ट्रिक के लिए सिर्फ अपने वॉल्यूम्स बढ़ाना सफिशिएंट नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा, उसे बढ़ते कंपटीशन के बीच में मार्केट शेयर भी बचाना होगा। अब एमके का मानना है कि कंपनी एग्जीक्यूशन सुधारने में, कॉस्ट कम करने और कैश बचाने के लिए कई कदम उठा रही है। कंपनी ने क्वार्टरली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को करीब 300 करोड़ रुपए तक सीमित रहने का गाइडेंस दिया। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2026 के Q4 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस करीब 380 करोड़ रुपए रहा था। यानी कॉस्ट कंट्रोल के डायरेक्शन में कंपनी ने काफी काम किया है। कंपनी ब्रांड परसेप्शन सुधारने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन एमके के मुताबिक ये आसान और शॉर्ट टर्म प्रोसेस होगा नहीं। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स का फोकस बढ़ रहा है और एथर भी तेजी से स्केल अप कर रहा है। इसलिए ओला इलेक्ट्रिक को अपनी ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन और कस्टमर परसेप्शन दोनों लगातार सुधार कर दिखाने होंगे। अब एमके के अलावा बाकी ब्रोकरेजेस का व्यू भी समझना जरूरी है। फॉरेन ब्रोकरेज सिटी ने भी ओला इलेक्ट्रिक पर सेल रेटिंग बरकरार रखी है और 26 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। सिटी के मुताबिक वीक वॉल्यूम्स और लोअर ग्रॉस मार्जिन्स ने कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स को PLI पेनल्टी प्रोविजंस के रिवर्सल से मिलने वाले फायदे को लार्जली ऑफसेट कर दिया है। अब सिटी का यह भी कहना है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। कंपनी डीलरशिप बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस बदलाव का पॉजिटिव इंपैक्ट अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। ब्रोकरेज का यह मानना है कि ओला इलेक्ट्रिक की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पेयर्स के मुकाबले कमजोर है और जब तक वॉल्यूम में मजबूत और टिकाऊ रिकवरी नहीं आती, स्टॉक पर प्रेशर बना रह सकता है। अब आइए गोल्डमैन सैक्स के व्यू पर। थोड़ा सा अलग है ये व्यू। ब्रोकरेज ने ओला इलेक्ट्रिक पर न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस 38.90 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। लेकिन यहाँ भी कैश बर्न चिंता का विषय बना हुआ है अभी भी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और कैश फ्लो प्रेशर को देखते हुए कंपनी को लेकर अभी भी कॉशन जरूरी है, यानी सतर्क रहने की सलाह यहाँ भी है। फंडामेंटल साइड पर कंपनी के कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स जरूर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 18.6% से बढ़कर 34.3% तक पहुंचा है। पर यूनिट ग्रॉस मार्जिन भी करीब 48,000 रुपए तक बढ़ गया है, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुना है। वित्त वर्ष 2026 के Q4 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो करीब 91 करोड़ रुपए पॉजिटिव आना भी एक इनकरेजिंग साइड है, लेकिन इसमें PLI इनफ्लोज और कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स का योगदान रहा। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर जेन 3 प्लेटफॉर्म और PLI सर्टिफिकेशन है। जेन 3 स्कूटर्स को PLI सर्टिफिकेशन मिल चुका है और कंपनी की करीब 80% सेल पहले ही जेन 3 मॉडल से आ रही थी। इससे इंसेंटिव्स का बेहतर प्रॉफिट मिलने और प्रॉफिटेबिलिटी पाथ के क्लियरर होने की उम्मीद जरूर आ रही है। लेकिन तीसरा पॉजिटिव ट्रिगर इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल वॉल्यूम रिकवरी। वित्त वर्ष 2027 के Q1 में रजिस्ट्रेशन 97% बढ़े, डिलीवरीज करीब 39,200 यूनिट्स रही, मार्केट शेयर 8.4% तक रिकवर हुआ। अगर यही ट्रेंड अगले 2 से 3 क्वार्टर्स तक जारी रहता है तो रेवेन्यू ग्रोथ और लॉस नैरोइंग दोनों में तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ रिस्क भी काफी बढ़ रहे हैं। पहला रिस्क है वॉल्यूम और डिमांड का। वित्त वर्ष 2026 Q3 में डिलीवरीज करीब 84,000 यूनिट से गिरकर लगभग 33,000 यूनिट्स तक आ गई। वित्त वर्ष 2026 के दौरान रेवेन्यू हर क्वार्टर में साल दर साल करीब 45 से 57% तक गिरता रहा। मार्केट शेयर भी अपने पीक करीब 30% से घटकर लगभग 11 से 12% तक आ गया। वित्त वर्ष 2027 के Q1 में 8.4% तक रिकवरी जरूर हुई, लेकिन ये अभी भी पुराने पीक से काफी नीचे है।
दूसरा बड़ा रिस्क कैश बर्न और फंडिंग रिक्वायरमेंट है। वित्त वर्ष 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस 2391 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। कैश रिजर्व्स भी घटकर करीब 1991 करोड़ रुपए रहे थे। डेट बढ़ने के बीच रेटिंग एजेंसीज का प्रेशर भी देखने को मिला। आईसीआरए ने कंपनी की रेटिंग ए से हटाकर BBB+ पर कर दी और आउटलुक नेगेटिव रहा। तीसरा बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। ओला इलेक्ट्रिक ने सर्विस नेटवर्क को तेजी से 4000 से ज्यादा टच पॉइंट्स तक बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेंशन के दौरान सर्विस बैकलॉग और कस्टमर ट्रस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं। कुछ मामलों में बैकलॉग 14 दिन तक पहुंच गया था। अगर सर्विस क्वालिटी में लगातार सुधार नहीं होता है तो इसका असर रिपीट परचेजेस और ब्रांड परसेप्शन दोनों पर पड़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टर्स को किन नंबर्स पर ध्यान रखना चाहिए, किन नंबर्स पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले वॉल्यूम रिकवरी। क्या डिलीवरीज अगले 2 से 3 क्वार्टर्स तक लगातार बढ़ती हैं? दूसरा है मार्केट शेयर। क्या 8.4% का आगे का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता है या फिर कंपटीशन के कारण दोबारा प्रेशर आता है? तीसरा है ग्रॉस मार्जिन और पर यूनिट इकोनॉमिक्स। क्या कंपनी 34.3% ग्रॉस मार्जिन और करीब 48,000 रुपए पर यूनिट ग्रॉस मार्जिन के आसपास परफॉर्मेंस को सस्टेन कर पाती है? चौथा पॉइंट है कैश फ्लो। क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव रहता है या कंपनी को फिर से एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ती है? और पांचवा है एग्जीक्यूशन। क्या सर्विस नेटवर्क, प्रोडक्ट लॉन्चेस, गीगा फैक्ट्री और भारत सेल इंटीग्रेशन कंपनी के लिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डिलीवर कर पाते हैं? यानी ब्रोकरेजेस का मैसेज काफी साफ है। ओला इलेक्ट्रिक में रिकवरी की शुरुआत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उसे सस्टेनेबल टर्न अराउंड साबित करने के लिए अभी कई क्वार्टर्स तक कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन दिखाना होगा। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह नहीं है कि स्टॉक आज कितने रुपए पर ऊपर या नीचे है। असली सवाल यह है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम, मार्केट शेयर, मार्जिन्स और कैश फ्लो चारों मोर्चों पर लगातार इंप्रूवमेंट दिखा पाती है। अगर ऐसा होता है तो करंट रिकवरी एक बड़े टर्न अराउंड में बदल सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स फिर से कमजोर पड़े, मार्केट शेयर पर कंपटीशन दबाव आया या फिर कैश बर्न दोबारा बढ़ा तो ब्रोकरेज हाउसेस की कॉशियस राय सही साबित होगी। इसलिए स्टॉक लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है।